सोचो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने पिछले एक दशक में इंडियन पॉलिटिक्स का पूरा गेम ही बदल दिया। बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसके सपोर्टर्स कहते हैं कि देश उसके बिना चल ही नहीं सकता। हम भी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। और विरोधी कहते हैं कि यही पार्टी डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसका लक्ष्य गरीबों का जो हक है, उनका वोट जो है, उनसे चोरी करने का है। कैसे एक संगठन से निकली पार्टी ने पूरे देश की राजनीति को अपनी आइडियोलॉजी, अपने फैसले और अपने नैरेटिव के हिसाब से मोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात, आने वाले सालों में ये पार्टी भारत को किस दिशा में ले जाएगी। आज हम खोलने वाले हैं बीजेपी गवर्नमेंट की वो किताब जिसमें है अचीवमेंट्स भी, कंट्रोवर्सी भी और ऐसे चैप्टर्स जिनके बारे में शायद आपने कभी पूरा सच सुना ही नहीं होगा। वेलकम टू डॉक्यूमेंट्री। और याद रखना, जो आज आप सुनने वाले हैं वो आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल के रख देगा। अगर आप सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं जो कि मूवी टाइप होती हैं, तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं जिसका नाम है करण प्रधान, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की कहानी शुरुआत होती है 1925 से। 1925 में आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई। आरएसएस की जो मेन आइडियोलॉजी थी वो कल्चर, आइडेंटिटी और नेशनलिज्म यानी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती थी। इसके बहुत से लीडर थे जो कि आगे जाकर बीजेपी के मेन लीडर्स बनते हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी जी। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर थे और इनके लिंक आरएसएस के लीडर के साथ भी थे, उन्होंने भारतीय जनसंघ, जो कि एक राजनीतिक ग्रुप है, उसकी स्थापना की। और उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट के मिनिस्टर पद से इस्तीफा देकर यह कदम उठाया था क्योंकि पाकिस्तान और देश की सिक्योरिटी के मामलों पर उनकी सोच कांग्रेस सरकार से अलग थी। दीनदयाल उपाध्याय, जो कि आरएसएस के वन ऑफ द बेस्ट एक्स लीडर थे, उन्होंने इस नई पार्टी को मजबूती दी और ह्यूमन सेंट्रिक फिलोसफी, मतलब ऐसा तरीका या थिंकिंग जिसमें हम इंसानों की नीड्स, फीलिंग या सुविधा या प्रॉफिट को प्रायोरिटी दी जाती हो, अपनी इस खास आइडियोलॉजी से डायरेक्शन दी। पार्टी धीरे धीरे बढ़ती गई, लेकिन 1977 में कई ओपोजिशन पार्टीज ने मिलकर जनता पार्टी बना ली। जब यह पार्टनरशिप टूट गई तो जनसंघ के एक्सपीरियंस लीडर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने 6 अप्रैल 1980 को एक नई शुरुआत की और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बनाई। आज यही पार्टी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर है। सीधी बात यह है कि इस डिकेड में बीजेपी ने यह सीखा, दूसरों की कॉपी करने से बेटर है अपनी रियल आइडेंटिटी पर फर्मली खड़े रहें। 1990 से 1996 में बीजेपी का तेजी से ग्रो करने का टाइम आया। यह पीरियड बीजेपी के लिए बहुत क्रूशियल रहा, जिसका सेंटर राम जन्मभूमि मूवमेंट था। 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा ने हिंदुत्व के इशू को देश भर में स्प्रेड किया और 1991 के इलेक्शन में बीजेपी की सीट्स बढ़कर 120 हो गई। इस टाइम पर मुरली मनोहर जोशी ने एकता यात्रा निकाली और पार्टी को सिर्फ रिलीजन तक लिमिटेड ना रखते हुए धारा 370 जैसे नेशनल सिक्योरिटी के इशू से कनेक्ट किया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद स्ट्रक्चर गिराने के बाद पार्टी को चैलेंजेस फेस करनी पड़े, लेकिन वाजपेयी जी की काम और कॉन्स्टिट्यूशनल इमेज ने बीजेपी को दूसरे पार्टीज के बीच एक्सेप्टेबल बना दिया। इन सभी एफर्ट का रिजल्ट यह हुआ कि 1996 के इलेक्शन में बीजेपी 161 सीट से जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी और वाजपेयी जी पहली बार, हालांकि केवल 13 दिनों के लिए पीएम बने, क्योंकि बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए होती हैं, इसलिए वाजपेयी जी को पीएम पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। इस फेज ने बीजेपी को नेशनल पॉलिटिक्स में एक मेजर फोर्स बना दिया। 1998 से 2004 ये था वाजपेयी जी का एरा। 1998 में वाजपेयी जी ने कई छोटी बड़ी पार्टीज के साथ मिलकर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की पहली गवर्नमेंट बनाई। पावर में आते ही मई 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट करके इंडिया को न्यूक्लियर पावर वाला नेशन बना दिया, लेकिन यह गवर्नमेंट सिर्फ 1 साल चली और बस 1 वोट से गिर गई, क्योंकि बीजेपी के एक सहयोगी दल AIADMK ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। इसके बावजूद 1999 में हुई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की कारगिल वॉर, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, इंपॉर्टेंट और फेमस वॉर थी,
उसमें मिली विक्ट्री से वाजपेयी जी की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई। उसी ईयर फिर से इलेक्शन हुए जिसमें एनडीए ने और ज्यादा पार्टीज को साथ लेकर फुल मेजोरिटी हासिल की। इस बार वाजपेयी जी ने 1999 से 2004 तक पूरे 5 साल टर्म सक्सेसफुली कंप्लीट किया और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। हालांकि 2004 के इलेक्शन में सबको शॉक देते हुए एनडीए की 33 सीट से हार हुई और वाजपेयी एरा खत्म हो गया। फिर 2004 में बीजेपी ने किए कई सारे चैलेंजेस फेस। 2004 के इलेक्शन में सबसे बड़ा सरप्राइज यह था कि जबकि सभी को लग रहा था कि वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आराम से जीत जाएगी, वो इलेक्शन हार गई। हार का मेन रीजन इंडिया साइनिंग का स्लोगन था, जो विलेजेस और गरीब एरियाज के लोगों को कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि उनको लगा डेवलपमेंट सिर्फ सिटीज और अमीर लोगों तक लिमिटेड है। 2009 के इलेक्शन में बीजेपी की फिर से हार हुई। उनकी हार का मेन रीजन यूपीए गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस था। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, स्पेशली मनरेगा जैसी स्कीम्स जिसने विलेज के गरीब लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनकम दी। साथ ही फार्मर्स को लोन वेवियर भी मिला। इन स्कीम्स से कॉमन पब्लिक सेटिस्फाइड थी। 2014 में हुआ नरेंद्र मोदी का राइज। सबका साथ सबका विकास, मैं आपके सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी ने हिस्टोरिक विक्ट्री हासिल की और मोदी जी इंडिया के 15वें प्राइम मिनिस्टर बने। यह जीत स्पेशल थी क्योंकि 30 साल बाद किसी पार्टी ने अकेले कंप्लीट मेजोरिटी अचीव की थी और ये सब मोदी के कारण पॉसिबल हुआ। मोदी जी इससे पहले 2012 तक लगभग 12.5 साल तक लगातार 4 बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे। कांग्रेस की हार का रीजन था 10 साल में बड़ी इन्फ्लेशन, बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल और स्लो गवर्नमेंट फंक्शनिंग से पब्लिक की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। वहीं बीजेपी की जीत का रीजन था मोदी की स्ट्रॉन्ग लीडर की इमेज और डेवलपमेंट लाने का ट्रस्ट। पब्लिक ने चेंजेस के लिए मोदी को मैसिव मेजोरिटी दी। मोदी गवर्नमेंट के फर्स्ट टर्म के 3 मेन अचीवमेंट थे। पहला जनधन योजना, दूसरा जीएसटी, तीसरा उज्ज्वल योजना। सिंपल वर्ड्स में कहे तो मोदी गवर्नमेंट ने पैसा डायरेक्टली गरीबों तक पहुंचाने, टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाने और देश को क्लीन रखने पर सबसे ज्यादा फोकस किया। 2019 में बीजेपी दूसरी बार पावर में आई। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में मोदी की लीडरशिप में बीजेपी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया और लगातार दूसरी बार सेंटर में पावर हासिल की। इस बार बीजेपी ने अकेले 303 सीट जीती, 2014 से भी ज्यादा, और एनडीए ने टोटल 353 सीट्स पर विक्ट्री अचीव की। यह जीत मोदी की स्ट्रॉन्ग इमेज और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद नेशनलिज्म की वेव और उज्ज्वल व पीएम किसान जैसी वेलफेयर स्कीम्स की सक्सेस का रिजल्ट था। इसके अलावा बीजेपी ने अपने कोर एजेंडा आर्टिकल 370 हटाना, जो कि एक ऐसा स्पेशल रूल था कॉन्स्टिट्यूशन में जो जम्मू एंड कश्मीर को कुछ एक्स्ट्रा पावर देता था। मतलब ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर अपनी मर्जी से हर चीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकती थी और बीजेपी ने इसको सिर्फ सरकार बनने के 2 से 3 महीने के अंदर ही 5 अगस्त 2019 को हटा दिया था। और दूसरा एजेंडा राम मंदिर कंस्ट्रक्शन। इस इशू का सोल्यूशन 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के हिस्टोरिक फैसले से सोल्व कर दिया। 2024 में बीजेपी लगातार तीसरी बार इलेक्शन जीती। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। ऐसा करने वाले वो जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे लीडर बने। हालांकि 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को अकेले मेजोरिटी नहीं मिली, जो पिछले 2 साल से डिफरेंट था। इसलिए मोदी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बनाने के लिए एनडीए के अलायंस पर डिपेंड रहना पड़ा, जिसने मिलकर 293 सीट्स जीती थी। 2024 के इलेक्शन में बीजेपी की आइडियोलॉजी विकसित भारत 2047 और मोदी की गारंटी पर सेंटर्ड थी। पार्टी ने वेलफेयर स्कीम्स कंटिन्यू करने का प्रॉमिस किया। अगले 5 साल तक फ्री राशन और आयुष्मान भारत का एक्सपेंशन। कल्चरल नेशनलिज्म एक स्ट्रॉन्ग पिलर बना रहा, जिसमें राम मंदिर कंस्ट्रक्शन की सक्सेस और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा प्रपोज्ड लॉ है जिसका एम इंडिया के सभी सिटीजन्स के लिए मैरिज, डिवोर्स और इनहेरिटेंस जैसे पर्सनल मैटर में एक सेम रूल अप्लाई करना है, चाहे उनका रिलीजन कोई भी हो। यह लॉ इंप्लीमेंट करने की कमिटमेंट दी। शॉर्ट में कहें तो यह वेलफेयर, कल्चरल प्राइड और 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए एक एम है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप कमेंट कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट किस चीज पर डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं।